आभार साथियों। सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। जी राहुल जी ने हैंड रेज किया है। जी राहुल जी, मैं कहना चाहता था कि जैसे अभी आपने कई लोगों से यह कहा कि मतलब इस मिशन को आगे ले जाने के लिए कि आप अपने लोगों से कहिए, तो मैं थोड़ा सा अगर आप लोग चाहें तो नज पर बात रखना चाहूँगा। नज प्रोसेस जो है या नज थ्योरी है। बिल्कुल राहुल जी, प्लीज इस बात थोड़ा और आप जोर डाल के थोड़ा एलोबरेट कीजिए जी, हम सबको अच्छा लगेगा। तो नज का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना। इनफैक्ट अगर ब्रिटेन में देखेंगे, यूके में, तो एक डिपार्टमेंट ही है जो नज पर काम करता है। पूरा पूरा एक डिपार्टमेंट ही है, और जो मतलब इंटरनेशनली काम करता है। वो गवर्नमेंट्स को नज करता है, अनेकों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स को, दूसरे कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स को नज करते हैं वो इस तरह से। तो नज हम लोग अपने जीवन में अगल बगल खूब देखते हैं, और इसका अगर हम लोग इसके प्रति अवेयर हों, सचेत हों कि नज क्या है, तो हम लोग इसको हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नैरेटिव्स को आगे बढ़ाने के लिए। मान लीजिए जैसे पुरोहित प्रशिक्षण है, तो नज इसमें यही है कि आप किसी से कहते हैं कि भाई देखिए, आप लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, तो पुरोहित प्रशिक्षण एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चाहें तो अपने ही समाज से पुरोहित तैयार करवा सकते हैं, अपने ही समाज के पुरोहित से मदद ले सकते हैं, और यह ब्राह्मणवाद के खिलाफ काम कर रहा है। तो अगर सामने वाला बंदा अगर समझदार होगा तो वह नज हो जाएगा। मतलब आपने उसको नज किया कि भाई थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा नज मतलब थोड़ा सा खिसकिए, अपने आपका जो पोजीशन है वहाँ से थोड़ा सा एक नया पोजीशन लीजिए। ये अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं नज का उदाहरण दे रहा था कि अगर आप देखेंगे देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जब बात आया था इंदिरा गांधी के समय में कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, तो आप लोग को याद होगा कि संजय गांधी ने बहुत ही कोएर्सिव तरीका अपनाया था, लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के उनको मास्टिकेट करना वगैरह का नसबंदी अभियान चलाया था। तो वो काफ़ी अनपॉपुलर हो गया था वो प्रोग्राम। और WHO जो है इंटरवेन किया इंडियन गवर्नमेंट को, जो इंदिरा गांधी का उस समय था रिजिम था, कि आप बजाय ये करने के, कोएर्सिव तरीके अपनाने के, ज़बरदस्ती वाले तरीके अपनाने के, आप जो हैं हर जगह हमारे तो छपवाइए, ट्रक पर छपवाइए, अस्पताल में छपवाइए, अपना जहाँ भी है न्यूज़पेपर में चर्चा, कॉलम लिखवाइए, टीवी पर चर्चा चलवाइए, चैनलों पर। अब नज में यह है कि आप सामने वाले पर कोई मतलब उसका गर्दन नहीं पकड़ते हैं, कॉलर नहीं पकड़ते कि तुम ऐसा करो, पर आप इस तरह से माहौल क्रिएट कर देते हैं उसके आसपास कि उसको लगता है कि यही सही है और इसे करना चाहिए। मतलब आप उसको तरह तरह से कन्विंस करते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इसका प्रयोग देख सकते हैं कि जैसे परीक्षा के जो फॉर्म है, परीक्षा के फॉर्म में एक कॉलम रहता है, धर्म का कॉलम, जिसमें आप धर्म भरते हैं अपना आप हिंदू भरते हैं, कोई मुस्लिम भरता है। अच्छा, आप देखे होंगे कि वो कॉलम जो अनिवार्य नहीं रहता है, पर भरता सब कोई है, और उस कॉलम का कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में कोई रिकॉर्ड रहता है कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम, उसका कहीं यूज़ नहीं है। तो फिर उसका कॉलम रहता क्यों है, उसका काम क्या है? और यह अंग्रेज़ों के समय से है। तो उसका काम यही है कि आपको नज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों नज करते हैं कि आप किसी न किसी धर्म के खांचे में बढ़ जाइए। और यह नज जो है आपको आपके दैनिक जीवन में हर जगह मिल जाएगा। आप अपने बेटा बेटी को नज करते होंगे कि पढ़ो, पढ़ने से ये फ़ायदा है। तो हम लोग जब इसके प्रति, इस कॉन्सेप्ट के प्रति जब अवेयर हो जाएंगे और इसको बहुत एक्टिवली अगर यूज़ करेंगे, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इसका मिसयूज़ भी है, मतलब
जैसे हिंदू वाला है, चाहे कहीं दूसरे कई जगहों पे लोगों को नज किया जाता है कि तुम जो है कट्टर बन जाते हो। देखते हैं आप लिंचिंग तक करने के लिए तैयार हो जाते थे। आज सुबह की बात है कि हमारे बड़े भाई जो श्रीकांत स्वामी हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पर एक बार आए थे, तो बता रहे थे कि उनके दादा लोग जब गाय मर जाती थी तो गांव में जो चमार रहते थे वो गाय को ले जाते थे खाने के लिए। तो ये लोग कहते थे कि थोड़ा सा जूता उता बना देना, मतलब चमार लोग मांस ही न खाएंगे तो उसका अथिया उतार लेते थे चमड़वा गाय का, और उसका जूता बने। तो इनको भी, जिनकी गाय थी, उनको भी कुछ जूते दे देते थे। अब जरा देखिए, उस समय अगर आज के वर्तमान के जिस तरह से गाय माता हैं और पूजनीय हैं, और इतना कहने पर कितना लोग भड़क जाएंगे और भावनाएं आहत हो जाएंगी, उस समय कितना प्रैक्टिकल था कि मर गई तो मर गई, जो खाना चाहता है खा ले उसको, और बाकी जो चमड़ा है तो मेरी ही गाय है और मैं अपने को हिंदू समझता भी हूँ, लेकिन उसका खाल एकदम, उसके खाल का जूता मैं पहन सकता, एकदम कंफर्टेबल हूँ। मतलब यह जो कट्टरता है वह नहीं थी, और यह कट्टरता आज है। तो हम लोग उस, जब कट्टरता नहीं थी और आज इतना कट्टरता है हमारे समाज में, मतलब वाइड स्प्रेड तो नहीं है, जो भी है 10% 20% जहाँ लोग पागलपन की हद तक, गाली गलौज करने की हद तक, क्रिमिनलिटी, मर्डर करने की हद तक चले जाते हैं। कैसे आई? यह नज प्रोसेस ही है। जो अनेकों हिंदू शाखाएं हैं, आरएसएस शाखाएं, वो आपको नज कर रही हैं कि भावनाएं भड़का रही है, यार देखो मुस्लिम ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। तो यह नज जो थ्योरी है, यह जो नज वर्ड है, हम लोग को इसके प्रति अवेयर होना चाहिए। इसका दोनों इस्तेमाल हो सकता है, और हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि इसका इस्तेमाल हम लोग अपने नैरेटिव्स को, अपने प्रोग्राम्स को, अपने योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए करें। आप, ये नहीं है कि केवल मुंह से ही कर सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया है, बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, चैनल्स हैं, ये प्रोपेगेंडा का यही तरीका है ना। पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा है वह नजी है। जैसे कि आप देखते होंगे वर्ल्ड वार जब चलता था तो कभी ब्रिटेन तो कभी जर्मनी हवाई जहाज से लिफलेट गिराते थे अपने दुश्मन के एरिया में कि भाई आप लोग युद्ध हार चुके हैं, सरेंडर कर दीजिए। यह क्या है? युद्ध हारा नहीं है, जीता नहीं है, वो सब हमको नहीं पता, लेकिन नज किया गया लोगों को, भाई देखिए ऐसा हो चुका है। झूठ बात ही है, प्रोपेगेंडा, लेकिन यह नज ही है। तो हम लोग को इसके प्रति, नज के प्रति अवेयर होना चाहिए। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राहुल जी, बहुत अच्छा आपने बताया। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि मतलब सरल भाषा में जो नज है, मतलब सब लोग उतना वर्ड यूज शायद नहीं करते हैं होंगे, तो उसको आप समझिए प्रभावित करने का तरीका है कि लोग, चार लोग बैठे हैं और जब मान लीजिए सन्नाटा छाया है, उस समय अपनी बात धीरे से छेड़ दीजिए कि हम भाई आज एक मीटिंग में गए थे और वहाँ चर्चा हो रही थी कि हर परिवार के एक एक आदमी को पुरोहित बनाना है। तो फिर लोग खुद ही पूछे, अरे ये कैसा, हर आदमी पुरोहित बनेगा? तो मतलब एक तरह से जब भी मौका मिले, जब भी सन्नाटा मिले, जब भी पॉज है किसी मीटिंग में, कहीं बैठक में, तो आप धीरे से कुछ छोड़ सकते हैं, धीरे से चर्चा एक डाल सकते हैं, जबकि आप बैठे किसी और काम के लिए हैं, गए माली पेड़ लगाने, अब पेड़ अभी आया नहीं है, टाइम मिल 10 मिनट, उसमें चर्चा छेड़ दीजिए। यानी चर्चा छेड़ कर प्रभावित करने का जो तरीका है वही है नज, NUDGE। तो मतलब जहां मौका मिले आपको, उसको आप अपने उस मौके को अपने लिए उपयोग कर लीजिए। उदाहरण के लिए और एक बता देता हूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ विधायक जी आए, विधायक जी आपको, आपने बुलाया पेउसरी खाने, अपने यहाँ निमंत्रण है, ठीक, खाना पीना खाए बगैर, अब पक्का जब खाना पीना खाने आएंगे तो आप मेजबान है तो आसपास ही बैठिएगा उनके। धीरे से उनको बोल दिया कि विधायक जी मान लीजिए बगल वाली जो गली है ना, बहुत कीचड़ होता है उसमें, ठीक है ना, तो अगर हो सके थोड़ा करवा दीजिए। तो विधायक जब खाना पीना खा के हाथ पहुंचते हुए वहीं मिल गया उनको अधिकारी, बोले भाई साहब, कोई PWD का आदमी मिल गया, बोले भाई इस रास्ते को ठीक कर लो, अगले टेंडर में इसको भी शामिल कर लेना। तो आपने क्या किया, आपने बुलाया था पेंसरी खिलाने के लिए, निमंत्रण के लिए, लेकिन उनको क्या किया, उपयोग कर लिया आपने उस मौके को। तो ये चीज, मतलब इस चीज को हमें सीखना होगा। ये बहुत ही अच्छी कला है कि जब भी कोई मौका मिले, साथ में वो बात भी धीरे से अपनी बात डाल दी आपने। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, और अंदर डरना नहीं है, आत्मविश्वास रखना कि हम कुछ गलत काम तो बोल नहीं रहे। लेकिन लोग इतना घबराते हैं कि बस दूसरे कहलवाते हैं कि अपना कह दी, अपना थोड़ा कह दी विधायक जी, हम ना कहा। तो इस तरह से नज करने का जो मैं बताया राहुल जी ने, बहुत उपयोगी चीज है।
चाहे अपने परिवार में, अपने संस्थान में, समाज में कहीं भी बैठे हैं, तो जो बातें अच्छी हैं, जो विचार समाज को समतावादी बनाएंगे, उन विचारों को प्रचार करने को आप बिल्कुल संकोच मत कीजिए। बहुत बहुत आपने धन्यवाद। और आप ही की बात जोड़ता हूँ, थोड़ा सा और लूँगा मैं समय, 1-2 मिनट। आपने अत्यंत ही सुंदर बात कही, और इसको अगर कंजुगेट कर दिया जाए एक सिचुएशन से, कि जब आप कोई भी बात कहते हैं तो अगल बगल आपके जो भी बात सुन रहा है वो प्रतिक्रिया देने को अंदर से मतलब महसूस करता कि चूल मची रहती कि नहीं, प्रतिक्रिया देना है। अब इसका फायदा यह है कि जैसे ही आप प्रभावित करने के लिए कोई भी बात छेड़ते हैं, जानबूझ के ही चाहे जैसे भी, अब पूरा का पूरा जो माहौल है उसी डायरेक्शन में आप देख सकते हैं। अपने डेली लाइफ के कन्वर्सेशन में देख सकते हैं कि कोई बात छेड़ेंगे तो आप उसी डायरेक्शन में बात चलने लगेगा। और यह इतना बड़ा चीज़ है कि पूरा बौद्धों का जो पॉलिटी है, ब्राह्मणों का जो पॉलिटी है, बौद्धों का जो चीन में, जापान में, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका में पूरी जो पॉलिटी है, POLITY, पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, पूरी जो पॉलिटी है यही है कि उन्होंने राजाओं को प्रभावित किया, मतलब देश राष्ट्राध्यक्षों को प्रभावित किया है, और उनके फेवर में होता रहा है। यह एकदम हिस्टोरिकल आप देख सकते हैं बहुत सारे बुक्स में, और ब्राह्मणों को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी पॉलिटी है कि केवल बात छेड़ देंगे, सामने वाला रिएक्शन देने के लिए मजबूर है, और इस तरह से उसी डायरेक्शन में बात आगे बढ़ने लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जैसे कोई कॉन्फ्रेंस होती है, संगोष्ठी होती है, तो संगोष्ठी में हम लोग भेंट करते हैं स्मृति चिन्ह। वो भी एक नष्ट थ्योरी का पार्ट है, मैं समझता हूँ कि जैसे स्मृति चिन्ह आपने दिया, आप जिस व्यक्ति को या जिस विचार को, जैसे आजकल लोग संविधान की प्रस्तावना को फ्रेमिंग करा के देते हैं स्मृति चिन्ह के रूप में। कोई संगोष्ठी हुई तो अगर आपने 1000 कैलेंडर या 1000 स्मृति चिन्ह भेंट किया, तो जो 1000 घरों में वो गया, जब कोई उनके घर मेहमान आएगा तो उसका ध्यान जाएगा, अरे ये क्या है, तो चर्चा होगी उसकी कि अच्छा, मान लीजिए हमने अपना पुरोहित प्रशिक्षण मिशन का एक बढ़िया सा बोर्ड बनवा लिया, लगा दिया घर घर में, जब भी कोई ध्यान जाएगा खुद ही पूछेगा सामने से कि भाई ये क्या है। तो इस पे हम आगे बढ़ेंगे, इसको हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, बाकी और साथियों को ले लेते हैं परिचय। तो ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से सीखते रहेंगे, एक दूसरे को प्रेरित करते रहेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय दिग्पाल गंगवार जी को। आचार्य जी आप आए और अपनी बात रखें। दिग्पाल भाई साहब। धन्यवाद सर, आदरणीय सर। सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं थोड़ा देर से जुड़ा, आदरणीय जनार्दन पटेल सर की सुन रहा था। तो आप बता रहे थे कि विधायकों से या जनप्रतिनिधियों से किस तरह से काम लेना है, तो थोड़ा सा मैं व्यवहारिक पक्ष जो अनुभव है अपना वो शेयर, अगर अनुमति हो तो करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझा रहा था उदाहरण है कैसे आप उपयोग करें। नज थ्योरी की चर्चा हो रही थी, तो नज थ्योरी वाला आपने भाग सर नहीं सुना होगा, जो राहुल पटेल जी ने समझाया था कि नज थ्योरी क्या है, कि कैसे हम अपने विचारों से, अपने व्यवहार से प्रभावित करें आम जनमानस को, और जिस संस्थान में, जिस समाज में रहते हैं उस संस्थान को कैसे प्रभावित करना है। उसी बात को थोड़ा मैं आगे बढ़ाते हुए ये बात मैंने कही थी कि कैसे कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, अगर कहीं मिल जाए, ये बात रख दो आप जी प्लीज। हाँ, तो सर वही थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा था मैं। तो हमने भारतीय पटेल महासभा के माध्यम से एक प्रतिमा का लगाने का निश्चय किया था बदायूं में। तो हाईवे, मेन हाईवे है, और हाईवे के बीचों बीच में लगानी थी, चौराहा था। तो चूंकि अनुमति मिलना बहुत कठिन था, तो वहाँ योजना बनाई गई कि यहाँ के जो विधायक जी हैं, जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के विधायक जी हैं वहाँ पे, तो उनको बुलाया गया भूमि पूजन के लिए। उनको बुला लिया और बहुत सारे उनके साथ अधिकारी भी आए और तमाम उनके कार्यकर्ता आए। तो जब सरकार का व्यक्ति वहाँ आके बैठ गया तो किसी की हिम्मत नहीं उठाने की। भूमि पूजन हो गया, प्रतिमा भी लग गई, काम शुरू हो गया। इसी तरह से हमने मिलक में प्रतिमा, एक आदमकद प्रतिमा लगाई है, नए पार्क का निर्माण हुआ था, तो उसका नामकरण भी हमने कर दिया। और हमारे यहाँ मंत्री हैं रामपुर में, सरदार बलदेव सिंह औलख जी, तो उनको आमंत्रित कर लिया। हालांकि उन्होंने थोड़ी असमर्थता जताई आने में कि समय नहीं है, तो क्योंकि योजना बन गई थी और 10-12 लोग, 15 लोग वहाँ गए थे उनके पास निमंत्रण देने के लिए। तो उन्होंने लेकिन उनसे कह दिया गया स्पष्ट कि आप नहीं भी आएंगे तो कार्यक्रम तो नहीं बदला जाएगा और उसी यथावत रहेगा, और कि आप आए या नहीं आए। तो क्योंकि बहुत बड़ा समाज हमारा रहता है, काफी लोग वहाँ गए थे, तो उनकी मजबूरी हो गई, उन्होंने सारे काम छोड़कर वहाँ भूमि पूजन में आए। एक विधायक जी भी लोकल के थे, मिलक क्षेत्र के, वो भी आए।
और तमाम जनप्रतिनिधि आए और इस तरह से ये कार्यक्रम हो गया। तो 3 प्रतिमाओं का इसी तरह से अनावरण किया गया है और एक बिलासपुर में लगाई गई है, आदरणीय केरी सिंह सर वहाँ रहते हैं। तो उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है वो, बहुत मेन जगह पर आदमकद प्रतिमा लगी है चौराहे पे, तो वो भी इसी तरह से लगाई। तो ये छोटे छोटे काम मतलब बड़े बड़े काम भी बड़ा सूझबूझ से इस तरह से लिए जा सकते हैं। अब मैं सर थोड़ा सा चर्चा करूंगा जो हम समाज में जो कुप्रथाएं उनको बदलने की प्रयास करते ही हैं, कर ही रहे हैं। इस मिशन के माध्यम से भी बहुत सारी जागृति आई है। तो एक थोड़ी सी चर्चा करूंगा। हमारे यहाँ होता है 10वां संस्कार कहते हैं, जो श्रद्धांजलि सभा होती है, उसको 10वां संस्कार के नाम से जानते थे लोग ज्यादातर। तो अब हमारे भारतीय पटेल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय अनुपम कुमार पटेल जी, मिलक में रहते हैं। तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। अब चूंकि पहले योजना बन गई थी हम सब लोगों की कि इस कुप्रथा को थोड़ा सा समाप्त करना है, तो क्योंकि योजना हम पहले से तैयार हो गए थे। तो जहाँ 4-6 लोग 10 लोग एक साथ एक बात को कह देते हैं तो 10-20 लोग और उसकी हाँ में हाँ करने लगते हैं, देखा देखी, तो विरोध जल्दी नहीं हो पाता है। तो यही योजना बनाई, हम सब 8-10 लोग इकट्ठे हुए और उनकी जब अंत्येष्टि कर वापस लौट रहे थे तो ये तय किया गया उसी दिन तिथि निश्चित कर देते हैं 10वां संस्कार कब होगा, यह श्रद्धांजलि सभा किस दिन होगी। तो उस दिन आदरणीय केरी सिंह सर थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भाई जो हमारे हिंदू शास्त्रों में जो मान्यता है हिंदू धर्म के अनुसार कि 16 संस्कार वर्णित हैं, तो 16 संस्कार में जो अंतिम संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार है, वो अंतिम है, इसके बाद कोई संस्कार है ही नहीं। तो अब सिर्फ शुद्धि यज्ञ होगा, एक डेट निश्चित कर दी कि उस दिन शुद्धि यज्ञ होगा, वहीं पर सब जैसे भी आना है शुद्धि यज्ञ में आए, और इसके बाद और कोई संस्कार वगैरह और 10वां संस्कार नहीं होगा। तो करीब 8-10-12 लोगों ने समर्थन कर दिया, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही कहना है। तो 10-20 लोग और उसमें शामिल हो गए, हाँ ये तो बात ठीक है। तो इस तरह से वो व्यवस्था बदल गई। इसी तरह से हम जहाँ जहाँ इकट्ठे होकर टोली के रूप में प्रयास करें तो निश्चित रूप से बदलाव बड़े स्तर पर दिखाई देने लगेगा। जी मैं कहना चाह रहा था। तो ये अभी मैं आदरणीय जवाहर पटेल सर को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे इस अच्छे मंच पर बोलने का अवसर दिया। सभी को सादर प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर अलका मधुसूदन मैडम आई हैं आज, तो मैडम को सुन लेते हैं हम लोग, बहुत दिनों बाद अवसर मिला है। लेखक हैं, विचारक हैं, कवित्री हैं आप, और बहुत सारे सम्मान मिले हैं समाज की तरफ से और अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से। स्वागत है मैडम आपका। नमस्ते। पर मैं चुपचाप सुन भी लेती हूँ, अपना भाव भी व्यक्त कर देती हूँ। पिछले फिर मैं अभी अगले संडे भी शायद कहीं बाहर जाऊं, लेकिन जब मुझे अवसर मिलता है तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। और सभी विचारकों की आज यहाँ जितने भाई बंधु जुड़े हुए हैं, सबकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग किसी न किसी सार्थक विषय को लेके और अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें कभी कुछ नए बंधु बहने जुड़ जाते हैं, कभी हमारे जो जुड़ रहे हैं वही जुड़ते हैं, लेकिन दिनों दिन ये प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग की विचारधारा। और हम लोग का सबका प्रयत्न यही है कि हम इसको आगे बढ़ाएं, इसी तरीके से चलाएं। और इसका कुछ तो असर हो ही रहा है, तो हमें भी जबलपुर में भी देखने मिला, शायद सबको अपनी अपनी जगह में देखने मिलता होगा कि जब तक हम अपनी आवाज नहीं, हमको मानना चाहिए कि जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तो ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, यही है कि हम लोग अपना कार्य करते चलें और उसका रिजल्ट क्या होगा उसको वो तो हम लोग जानते ही, हम मान रहे हैं, लेकिन हम किसी तरह से पीछे न हटें और अपने कार्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहें। निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। और जो सभी भाई लोग अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं, मैं सुनती हूँ, कोशिश रहती है कि मैं हमेशा ज्वाइन करूँ।
और आज बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, लेकिन आप सबको बड़ा नमन और अभिनंदन। धन्यवाद। मैं अलका पटेल जबलपुर से बोल रही हूँ। नमस्कार भैया। नमस्ते मैडम, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना। आग्रह करूंगा आदरणीय राहुल पटेल जी से, राहुल जी आप आए और जो हम लोग विमर्श कर रहे थे कि और किस किस रूप से लोगों को तार्किक बना सकते हैं और क्या क्या बातें ऐसी हैं, जैसे आपने बताया शुरू में नज दूरी की बात है, तो कुछ और ऐसी बातें हैं जो आप जोड़ना चाहते हैं उसमें कि कैसे हम लोगों को हम इन्फ्लुएंस करें कि इस मिशन के बारे में चर्चा हो। सबसे महत्वपूर्ण ये हर चौपाल हर परिवार में चर्चा शुरू हो कि हाँ ये भी एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई नई मूवी आती है तुरंत, तो जैसे वाली पुष्पा मूवी आई, अब आप देखिए पूरे पुष्पा के डायलॉग चलते हैं, तो अल्टीमेटली एक्टर का प्रचार हुआ ना। तो ऐसे हम भी अपने मिशन का प्रचार करें। जी राहुल जी, स्वागत है आपका। जी, इसके बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि हम लोग जितना बोल रहे हैं उतना ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें। अब जैसे मान लीजिए कि एक आप लोगों ने नोटिस किया होगा, भारत में एक तंबाकू छुड़ाने वाला एक च्युइंगम जैसा टैबलेट जैसा आया था, निकोटीन छुड़ाने वाला, नाम तो याद नहीं है। और उसके अनेकों शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें उनके बैनर टंगे, न्यूज़ में आया, बहुत आया और काफ़ी लोगों की आशा जगी थी। लेकिन वो बाज़ार में फिर उतरा नहीं, डिले हो गया, जिसके चलते उसका इन्वेस्टमेंट उतना लॉस हो गया। लेकिन मुख्य बात हम लोग को जो जानना है कि यदि जब वो प्रोपेगेंडा कर रहा था, जब लोगों को नज कर रहा था और उसी समय वो लॉन्च हो गया रहता, तो वह बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड होता। कहने का यह मतलब है कि जब हम लोग पुरोहित प्रशिक्षण शोध संस्थान के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो साथ में हमें यह भी बताना है कि मान लीजिए हम लोग के पास लिस्ट अगर रहता, बना बनाया लिस्ट रहता कि आपके क्षेत्र में कौन पुरोहित हैं, जहाँ भी आप इसका बात बोल रहे हैं। मान लीजिए मैं अपने क्षेत्र में हूँ और मैं क्या करूं कि पहले रियली कलेक्ट कर लूं अपने क्षेत्र में कि अनेकों विधाओं, गायत्री वालों का, बौद्ध वालों का एक लिस्टिंग बना लूं कि फलाने फलाने हैं। और अब मैं कहीं बात छेड़ रहा हूं तो निश्चित रूप से हो सकता है प्रतिक्रिया बस कुछ लोग पूछ दें कि भाई हमको कराना है गृह प्रवेश फलाने तारीख को, क्या कोई मिल जाएगा। अब हमारे पास अगर कोई जवाब नहीं रहेगा तो फिर सामने वाला जो है वो हो सकता है कि शुरू में उत्साहजनक उसने बातें की हों कि हाँ भाई बहुत अच्छा बात है, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस रेडीमेड रेफरेंस नहीं है, रेडीमेड लिस्टिंग नहीं है, तो फिर वह महटिया जाएगा और उसके बाद भूल भी जाएगा। तो जो बहुत ही एक्टिव हैं, इंक्लूडिंग मुझे भी उसमें शामिल कीजिए, जो बहुत ही एक्टिव है इस क्षेत्र में पुरोहित प्रशिक्षण में, तो हम लोग को अपने स्तर से भी लिस्टिंग बनानी चाहिए। ग्रुप में जोड़िए, वह भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने पास रेडी रेफरेंस रहना चाहिए कि हम तुरंत ही फट से बोल दें कि भाई फलाने जो हैं आप किस रीति से कराना चाहते हैं, फलाने तरीके से कराना चाहते हैं, तो फलाने व्यक्ति का नंबर ले लीजिए आप, जब आपको ज़रूरत होगी तो बोल दीजिएगा। इसी तरह से पुरोहित प्रशिक्षण का आप हमेशा उनको व्हाट्सएप पे कर दीजिए। हम लोग के पास बना बनाया एक व्हाट्सएप मैसेज हो कि इतने तारीख को होता है, उतने तारीख को होता है, ये वाला नहीं कि मीटिंग का, ये वाला कि इतने तारीख को होता है, जनरल बात। और इसके ये फ़ायदे हैं जो जनार्दन सर कभी कभी करते भी हैं, कहीं सेव हो ताकि कहीं से कोई उठा के बस फॉरवर्ड कर दे उसको। तो इस तरह का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लोग के पास रहे तो इसका प्रभाव थोड़ा बढ़ेगा। जी राहुल, बिल्कुल हम लोग करेंगे। जैसे अभी बरेली जिला है, उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद, तो वहाँ पे एक बैनर ही बनवाया था आदरणीय दिलीप गंगवार भाई साहब जो हैं, आपने एक बैनर बनवाया था, उसमें जो सक्रिय लोग हैं उसमें करीब 6-7 लोगों का नाम भी लिखा था, फोन नंबर लिखा था, उसमें आज आदरणीय अश्विनी जी का भी नाम है और जो लोग हैं बरेली जिले से काफी लोग हैं जुड़े हुए इस मिशन में। तो ऐसे ही अपने हम लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, सूची बना के, और जो व्हाट्सएप मैसेज है उस व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम ऊपर पुरोहित प्रशिक्षण मिशन लिख दें हेडिंग में, और नीचे उन पुरोहितों का नाम, उनका स्थान ब्रैकेट में, और किस विधा से वो कराते हैं, मोबाइल नंबर। ऐसे करके हम एक लिस्ट हम लोग जारी करना शुरू कर देंगे। अगले मतलब समझिए कि एक से 2 हफ्ते लगेंगे
तो हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हर व्यक्ति अपने अपने जिले के लोगों की, जैसे अशोक जी हैं सतना में है, रीवा में जो साथी, मतलब जितने जिलों का हो जाए तो ऐसे करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इसका एक मैं पैरेलल उदाहरण देता हूँ कि मैं मान लीजिए आदि किसान विचारधारा का बात यहाँ रखूं, तो दो चार लोग जरा जो इच्छुक होंगे ना, उनका क्विक रिएक्शन ये होगा कि कोई रेडीमेड बुक रेफरेंस है आपके पास जो मैं पढ़ सकूं और समझ सकूं। मतलब कई बार यह होता है कि लोग आपसे बातें करते हैं और फिर अब बहस में नहीं पढ़ना चाहते हैं, उलझना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फिर एकांत में उसके बारे में कुछ पढ़ा जाए अगर बुक हो तो पुरोहित प्रशिक्षण में मान लीजिए कि आप वैदिक रीति से करते हैं, आप पौराणिक रीति से करते हैं, बौद्ध रीति से, कोई उसके बारे में आपसे बहस सवाल जवाब नहीं करना चाहता। तो अगर मतलब यह एक मीडियम है कि आपने मुंह से बोल दिया, ऑफ कोर्स यह भी एक तरीका है, लेकिन हम लोग जब ऑल्टरनेट एवेन्यूज देंगे तो कुछ लोग मुंह से सुनना पसंद, मुंह से बोला हुआ बात सुनना पसंद करते हैं, कुछ लिखित पसंद करते हैं, कुछ पांचों उंगली बराबर नहीं है। लोगों को कभी कुछ पसंद आता है, कभी कुछ पसंद आता है। तो हम लोग को अपने एवेन्यूज बढ़ाने हैं, बात जोर इस पर है। बिल्कुल बिल्कुल सही। जैसे हम लोग अगर एक हम डिजिटल मोड में ही सॉफ्ट कॉपी जैसे बनाए, जैसे अभी हम लोगों ने जो प्रोग्राम हुआ था राष्ट्रीय संगोष्ठी का, उस संगोष्ठी में जैसे हमने कंपाइल किया था एक बुकलेट, मतलब एक स्मारिका, वैसे ही अगर हम पुरोहित शिक्षण मिशन का भी एक कंपाइल करें एक, और फिर उसको समझने वाली 1000 कॉपी छपवा दें, यानी जितने विचार हैं, उद्देश्य, तार्किक बातें, सबका संकलन कर लें, जितने मैसेज शुरू से आए हैं अभी तक, जो मैसेज उपलब्ध हो हमारे रिकॉर्ड रूम में, जो हमारा रिकॉर्ड रूम बना हुआ है राहुल जी, अगर उसी रिकॉर्ड रूम के जो सॉफ्ट कॉपीज हैं उनको अगर हम लोग सेट कर लें, कोई जो डिजिटल वाला काम करने वाले व्यक्ति हैं उनसे करीब उसका 10 पेज का बनवा लें और उसको प्रिंट करा लें और जितने सक्रिय लोग सब जगह भिजवा दें, तो कैसा आइडिया है? एकदम उचित है। मतलब एक और एवेन्यू जनरेट करना किसी भी मिशन के लिए, केवल पुरोहित प्रशिक्षण नहीं, किसी भी मिशन, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक और नया एवेन्यू जनरेट करना हमेशा ही उस चीज को और आगे बढ़ाता है। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि हर लोग हर तरह का मीडियम पसंद नहीं करता है, या फिर वो उसके लिए संभव नहीं हो सकता है, या एक्सेसिबल नहीं हो सकता है, या वो चाहता है कि आपकी बात सुनने के बाद वह 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद जब उसको जरूरत पड़े तो वह मतलब खोजता है, फिर उसको कहाँ मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं तो यह इंटरेस्ट क्रिएट करता है। अब मान लीजिए मैं कदवन जलाशय पर अभी काम कर रहा हूँ, सोन नदी पर बना हुआ है, अभी बना नहीं है, 44 साल से लटका हुआ है। अगर सपोज कीजिए कि कदवन जलाशय के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं रहती और आज 44 सालों के बाद जब 2 पीढ़ियां गुजर गईं और अब हम लोगों को सिंचाई में दिक्कत आ रही है, तो मैं कहाँ जाता? हमारे क्षेत्र के लोग कहाँ खोजने जाते कि कदवन जलाशय जैसा कोई चीज़ भी था? वह तो एवेन्यूज़ हैं, रिकॉर्ड्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, जनमानस में वो चीज़ है तो आ रही हैं। तो एवेन्यूज जनरेट करना हमेशा ही फ्रूटफुल रहता है। जी जी सर। जनाब, और प्रयास ये करेंगे कि अगले महीने बोलिए सर, हम टारगेट, जी ये कह रहा हूँ कि हम लक्ष्य ये रखें कि हम अगस्त महीने में, जैसे अभी जुलाई चल रहा है, तो अगस्त महीने तक में हम लोग प्रयास करें कि 1 महीने का समय ले लें और अगले अगस्त महीने का ये रखें कि एक हम पुस्तिका जारी करेंगे जो हमारे संकलन, जिसमें किया गया होगा जो हमारे जो सक्रिय लोग हैं उनके विचार और पुरोहितों की सूची और तार्किक बातें जो हम रिपीट करते रहते हैं, मतलब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको पुस्तक फॉर्म में लेके और पुस्तक बना दें। अगर उसमें 20 पेज 25 जितने भी हो, पतली पतली पुस्तकें बनवा के, तो ज्यादा महंगी भी नहीं पड़ेंगी और उसको हम लोग प्रकाशित करवाएं, प्रकाशित करा के उसको हम सब जगह बंटवा दें। जैसे हमारे हर एक राज्य के हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथी, बरेली है, बिहार, उत्तर MP, महाराष्ट्र, सब जगह 50-50 कॉपी रखवा दें। अब फिर वो लोग फर्दर जिसको देना चाहें देते रहें। एकदम सही है। ठीक है, तो एक चलिए अच्छी बात हो गई। हम लोग प्रयास करते हैं कि 1-8 महीने में इसको
सहेज लेंगे। अगर कोई उपलब्ध न हो तो मैं कुछ और बातें रखना चाहूँगा जो इस पुरोहित प्रशिक्षण से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इधर के हाल के दिनों में मैं पढ़ने के दौरान मैंने देखा है उसको, हिस्टोरिक चीज़ें मैं उस पर रखना चाहूँगा। हाँ, मतलब मुख्य हमारा ध्यान यही मतलब है कि जिससे जो तार्किकता बढ़ाना हमारा अल्टीमेट। अगर कोई तार्किक बन चुका, चाहे इतिहास के माध्यम से बने, चाहे वो परंपराओं का अध्ययन करके, परंपराओं का विश्लेषण करके बने तार्किक, तो सभी ऐसे विचारों को स्वागत है। तो अभी कुछ समय से मैं सिंदूर पर एक लेख लिख रहा था और इसी बीच में सासाराम के ही एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति बौद्ध साहित्य में पाली भाषा के भी जानकार माने जाते हैं, राजेंद्र बाबू ने भी अपना सिंदूर पे बात रखा था। हालांकि उन्होंने सिंदूर पे बात रखा था किसी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के क्वेश्चन पर, जो कि भारतीय ही होंगे, वहाँ चले गए होंगे, और मैंने अपने से स्वयं से ही रखा था। मैंने बहुत पहले रखा था उनके सिंदूर पर अपनी बात। तो उन्होंने सिंदूर के बारे में यह कहा कि इसके जो पर्यायवाची हैं नाग, नागज और शिशोपज धातु और अनेकों अरुण और अरुणाभ, तरह तरह की उन्होंने बातें रखी थी किसी शब्दकोश से निकाल के। तो उस दौरान मेरा ध्यान इस बात पर गया कि भारतीय समाज में ही नहीं पूरे विश्व में जो भी आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, यदि वह शब्द अनेकों क्षेत्रों में, अनेकों देशों में, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, तो वह निश्चित रूप से वह जहाँ भी उसका ओरिजिन हो, मैं इसका उदाहरण दूंगा, जहाँ भी उसका ओरिजिन हो वहाँ से व्यापारियों द्वारा इन नए क्षेत्रों में लाया गया और जो नाम व्यापारियों द्वारा दिया गया वही आज भी हर जगह प्रचलित है। इसके कुछ उदाहरण देता हूँ। सिंदूर पर ही उदाहरण ले लीजिए। यह जो है पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में, साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स को छोड़कर जहाँ वर्मिलन कहा जाता है, लगभग पूरे भारत में इसको सिंदूर या सेनूर या सेंधूर कहा जाता है। और जब आप इतिहास टटोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली यह चाइना के उत्खनन से आया हुआ है। वहाँ पे मर्क्यूरिक सल्फाइड, जो सिनबार के भी नाम से जाना जाता है, वहाँ बहुत पहले से उत्खनन होता रहा है। पुर्तगाल और अनेकों अन्य देशों में भी हमेशा से उत्खनन, ओलमिक सिविलाइजेशन में भी इसका उत्खनन होता रहा है। लेकिन हमारे देश में, साउथ ईस्ट इंडियन कंट्रीज में, साउथ एशियन कंट्रीज में चाइना से ही आया है। कैसे आया है? तो एक्चुअली गिजाऊ प्रोविंस है, वहाँ खनन बड़ी मात्रा में होता है सिंदूर का, HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड का। और वहाँ पे 3 नाम इसको दिए जाते हैं, जिसमें एक नाम है शेनशॉ। शेन मतलब सेलेसियल, जो भगवान प्रदत्त है, ईश्वर प्रदत्त है, और शॉ मतलब डस्ट, धूल। और वहीं शेनशॉ से शेंधूर आया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह फैला हुआ है। दूसरा उदाहरण है नींबू का। नींबू का ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो यह साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में उसका ओरिजिन है। वहाँ इसको लेमो कहा जाता है, और उसी लेमो से लेमन हुआ है, उसी लेमो से लेम्बू हुआ है, लेम्बू से नींबू हुआ है, और इस तरह से हर जगह नींबू या लेम्बू या इस तरह का बहुत बड़े क्षेत्र में, आप तुर्की चले जाइए, यूरोप चले जाइए, भारत चले जाइए, कहीं भी इसको उसी रूप में जाना जाता है। चाय भी उसी साउथ ईस्ट एशियन ओरिजिन का है। वहीं से आज भी अनेकों कंट्रीज में चाय ही कहा जाता है। तो आज मैं घोड़ा पे देख रहा था कि घोड़ा को क्या कहा जाता है, मतलब प्रसंग कुछ और था, मैं देख कुछ और रहा था, और बीच में घोड़ा आ गया। आर्यन थ्योरी में देख रहा था तो घोड़ा आ गया। तो मैं देखा कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, पहले यह बता दूं कि घोड़ा का जो ओरिजिन है स्टेपीज हैं, जो मंगोलियन क्षेत्र है, जो सेंट्रल एशिया है, वहीं पे इसका ओरिजिन है। और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे इनको कुदरई या कुडरई या कुडा ऐसे कहा जाता है। हमारे यहाँ साउथ में, तमिल में, कन्नड़ में, 2-3 भाषाओं में इसको उसी नाम से कुडरई या कोड़ा जाना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में और अनेकों बंगाली, गुजराती, पंजाबी, इस सब में घोड़ा जाना जाता है। इसके अलावा और कहीं घोड़ा नहीं जाना जाता है। तो मैंने देखा कि एक्चुअली अगर आप देखेंगे ध्यान से, जो कूदना हम लोग कहते हैं ना, कहीं से कूद गए, मतलब जंप कर गए,
वह कूद जो है धातु, कूद धातु का मतलब कूदना, और राई का मतलब जानवर, यानी कूदने वाला जानवर। स्पष्ट है कि साउथ इंडिया में यह जानवर नहीं था, इसलिए उसका नाम पड़ गया कूदने वाला जानवर। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, चाहे बालिनीज में, जनानीज में, या किसी भी फिलीपीनीज में आप जाइए तो वहाँ पे इसी नाम से कूदने से ही है। और हमारे यहाँ जो घोड़ा है एक्चुअली उसी का कॉग्नेट है, यानी जब कुड़ कह रहे हैं ना, कुड़ रही, तब कूड़ा, तब कूड़ा से ही घोड़ा आया हुआ है। तो मैं इसलिए यह बता रहा हूँ, इसलिए अप्रोप्रिएट है कि यह आपके सोचने का नज़रिया बदलता है कि जो शब्द आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से कल्चरल कॉलोनियलिज्म हम पर हावी है, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद, और उसका हमारे जीवन पर, हमारे सोचावट पर, हमारे व्यवहार पर असर पड़ता है। जब हम उनको खोजने जाते हैं कि ये कहाँ से आया होगा, जैसे महल्ला ईरानी शब्द है, तो कहाँ से आया होगा और कैसे हम लोग उसको अपना समझने लगे हैं आज, और फिर उसके अनुरूप व्यवहार करने लगे हैं, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके फ्यूचर व्यवहार पर, फ्यूचर सोचावट पर। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ कि यदि आप आज मुस्लिम बन जाएं और कट्टर मुस्लिम बन जाएं, तो फिर आपके सोचावट पर, आपके कार्यों पर अरेबियन कंट्रीज का जो तरीका है, जो संस्कृति है, उसका असर पड़ेगा। आप वहाँ पे कोई दुख होगा तो उसके दुख से आप दुखी होंगे। फलस्तीन और इजराइल के अगर संघर्ष में कुछ हो तो आप दुखी होंगे मुस्लिम के रूप में। अब यूक्रेन और रूस से तो कोई यहाँ दुखी नहीं और चर्चा कर रहा है, दुखी नहीं है। उसी तरह से जब आप अब स्वयं को हिंदू मानने लगे तो नेपाल पर कोई आक्रमण कर दे तो उसके दुख से आप दुखी होने लगेंगे। आप ज्योग्राफिकली, रेशियली, कहीं से भी, रेस से भी कनेक्टेड नहीं है, फिर भी यह एक विचार है, धर्म, संस्कृति एक विचार है जिससे आप कनेक्टेड अपने को महसूस करते हैं और फिर उस अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि वो आपका अपना है ही नहीं, आप अपने को हिंदू या मुस्लिम आज समझ रहे हैं, इनफैक्ट वो था ही नहीं कुछ समय पहले, 150-200 साल पहले था ही नहीं। तो ये जब चीजें हम लोग जागरूक होने लगते हैं इन शब्दों के प्रति, हर एक शब्द, संज्ञा और विशेषण, ये दो शब्द ऐसे हैं जिस पर हम लोग को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, खोजबीन करने की जरूरत है। जब आप इनके बारे में चिंतन करने लगते हैं कि कैसे आया होगा, कहाँ से आया होगा, तो बहुत सारे आपका देखने का नजरिया जो है बदलने लगता है और फिर वो उसका प्रभाव आपके कार्यों पर, विचारों पर, हर चीज पर पड़ने लगता है। कि कैसे आप ये पूजा पाठ को देखते हैं, कैसे आप जो मीडिया में सीरियल आते हैं महाभारत में, उसको कैसे आप देखते हैं, क्या सोचते हैं जब एक एंकर हिंदू करता है या मुस्लिम करता है, ये आप देखने लगते हैं। ये सब चीजें मैं इतना ही कहना चाहता था। आर्यन थ्योरी पर मैं कहीं बोलूंगा कि बुद्ध के त्रिपिटक में शायद अरियो आया हुआ, अरियो, और राजीव पटेल जी जो बौद्ध विषय के हमको लगता है कि भारत का अभी सबसे बड़े विद्वान हैं, उसका सहारा लेके कहते हैं कि यहाँ आर्य जैसा कोई आक्रमण हुआ नहीं है। बेसिकली जो सभ्य थे या बौद्ध के संगीति में थे वो आर्य थे, जो बौद्ध के संगीति में नहीं थे वो अनार्य थे। लेकिन यह थ्योरी जो है बिल्कुल ही मिथ है। सबसे पहले आर्य शब्द का उल्लेख जो है आज से लगभग 5,000, 6,000, 7,000 साल पहले ईरानियन रीजन में हुआ था। और उनके जो दो बहुत ही प्रभावकारी लीडर कह लीजिए, किंग कह लीजिए, जिनका नाम अभी मुझे नहीं याद है, उनके शिलालेखों में यह स्पष्ट रूप से है कि ये जो चिफ्टेन हैं, किंग ऑफ किंग्स हैं, ये आर्य और अनार्यों के हैं। कहने का मतलब है कि जो आर्य शब्द है उस समय का, वह ऐसा नहीं था कि किसी पर्टिकुलर रेस को इंडिकेट करता था, नहीं था, वह मिला जुला हौच-पौच चीज था। कोई ऐसा नहीं था कि यही लोग हैं, जिसको बाद में हिटलर ने अपने को आर्य रेस से जोड़ दिया कि एक पर्टिकुलर रेस वाले लोग ही आर्य हैं, और बाद में फिर आर्य इन्वेजन थ्योरी बना और बहुत सारी चीजें आई और वहीं से आर्य के श्रेष्ठता की बात आई। जबकि उस प्राचीन समय तक आर्य में श्रेष्ठता वाली कोई बात नहीं थी और बुद्ध में श्रेष्ठता वाली बात थी। बुद्ध ने जो कहा उसमें श्रेष्ठता वाली बात थी। स्पष्ट रूप से बुद्ध का जो आर्य है बहुत बात का है। ये 2-3 चीजें कहना चाहता था जो मैंने अभी तत्काल में पढ़ा है। धन्यवाद जनार्दन सर और सभी को। जनार्दन सर, बहुत बहुत
धन्यवाद राहुल जी। और बड़ा अच्छा लगता है जब अपने बीच से कोई व्यक्ति ना कोई सिद्धांत का प्रतिपादन करे या थ्योरी पे चर्चा करे। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं, हम लोग जो नॉर्मल जीवन में चलता रहता चीजें कि हमें किसी को ब्लड रिक्वायरमेंट है, किसी के बच्चे के स्कूल का फीस जमा करना है, किसी के बेटी को शादी के लड़का ढूंढना है, इन चीजों में 95% या 99% लोग उसी में जीवन में खप जाते हैं। अपनी ऊर्जा, अपना संसाधन सब उसी में लगा देते हैं। और अपने में से कोई ऐसे 1% आदमी होते हैं जो थ्योरी को समझते हैं और थ्योरी को विश्लेषण करते हैं और नई थ्योरी को प्रतिस्थापित करते हैं। तो हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय राहुल जी हम लोगों के साथ में हैं, जो नई नई बातें समझाते रहते हैं, पूरा रात और मेहनत करके चीजें निकालते हैं, खोजते हैं। तो राहुल जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप साथ में ऐसे ही हम लोगों को आप बताते रहें, समझाते रहें और हम लोग YouTube चैनल के माध्यम से भी उसका और विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे।